आज की इस वीडियो में जानिए, अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता हिंदुस्तान। 16वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ कबीले खैबर पास पार कर एक नई जगह, अपनी नई दुनिया बनाने के मकसद से पहुंचे। वो शख्स जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून दौड़ता था। बाबर और उसकी आने वाली पुश्तों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। हमारे देश पर मुगल शासन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि अगर हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी भी इंसान, धर्म या समुदाय को नीचा दिखाना या फिर अपने देश की छवि को खराब करना हरगिज नहीं है। इसीलिए दिल पर बिना लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि शुरुआत में मुगल भी दूसरे विदेशी शासक लोदी, तुगलक, तैमूर की तरह हिंदुस्तान लूट के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ की समृद्धि और खुशहाली देखकर उनका मन बदल गया। वो यहीं बस गए और शासन करने लगे। मुगल हिंदुस्तानी समरसता में कुछ इस हिसाब से डले कि वो हमेशा के लिए यहीं के हो गए और यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों में योगदान देने लगे। आमतौर पर हमारे जहन में यहाँ मुगल शासकों में औरंगजेब की एक उन्मादी शासक, हिंदू विरोधी की छवि है, तो वहीं अकबर की एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट की। इनके बारे में कही गई कुछ बातें सही हैं, लेकिन इनके अलावा भी मुगलों के शासन के कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुगल शब्द फारसी से आता है, जिसे मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसके नाम पर आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा। भारत में आने वाले मुगल चंगेज खान और तैमूर लेन के वंशज थे। हिंदुस्तान पर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य में आज के समय का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सारा इलाका शामिल था। 1526 में मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और फिर समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराया और ये सिलसिला मुगल शासक औरंगजेब तक चलता रहा। जिस समय हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी गई, उस समय हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतों के राजा अपनी प्रजा को तो खुशहाल रखते, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे और इसी का फायदा इन मुगलों ने उठाया। यानी ये कहा जा सकता है कि बाहरी लोग जिस मुल्क को हिंदुस्तान समझते थे, वास्तव में वो कई भागों में बटा हुआ था, जिसे मुगलों ने एकीकृत कर हिंदुस्तान बनाया। इस हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं था, जो हम आजकल समझते हैं। दरअसल सिंधु नदी को फारसी में हिंदू कहते थे और इस नदी के इस पार के इलाके को वहाँ के लोग हिंद कहते थे। इसी हिंद से हिंदुस्तान बना। पर यह बात भी सच है कि एक हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानियों को भारी मूल्य चुकाना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि मुगल हिंदुस्तान की सभी रियासतों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कितने ही निर्दोष लोगों को मार डाला और कितनों को बेघर कर दिया। कितनी ही राजपूत वीरांगनाओं को जौहर की अग्नि में अपने प्राण देने पड़े। और समय के साथ साथ मुगलों का खौफ इस कदर बढ़ता गया कि अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले कई राजपूत राजाओं ने बिना युद्ध के ही अपने राज्यों को मुगलों के अधीन कर दिया। मुगलों ने भी राजपूत रियासतों के साथ संधियां की, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और हिंदुओं को भी प्रशासन में जगह दी। आमेर के कछवाहा राजपूत हमेशा से ही मुगलों की सेना में उच्च पदों पर काबिज रहे। इतना सब करने के बाद भी इतिहासकारों की माने तो मुगल हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, जिसे उन्होंने अपने दिल से अपनाया था। और यही कारण था कि दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों को ध्यान में रखकर मुगलों ने हिंदुस्तान को सबसे पहले तो एक किया और फिर इसकी ताकत बढ़ाने का काम किया। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर मुगल भारत न आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। इतनी विविधता, इतनी भाषाएं होने के बावजूद कई करोड़ लोगों और 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक सूत्र में मानना आसान काम तो नहीं। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। उस समय पूरे विश्व का 1/4 धन सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करता था। हालांकि 10वीं सदी से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन इस अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत कम थी। वो मुगल शासन के दौरान ही था जब भारत 20.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ा। मुगलों ने व्यापार बढ़ाने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों में जहाज चलवाए और तटों पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया। इतिहासकारों की माने
तो उस समय मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर होने के कई कारण थे, जिसमें से मुख्य था मुगल शासन द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। मुगल शासन काल में किसानों से कृषि कर लिया जाता था, पानी के लिए भी लोगों को कर देना पड़ता था। इतना ही नहीं, उस दौरान धर्म के आधार पर भी कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। हिंदुओं को जजिया कर यानी कि पूजा करने के लिए भी कर चुकाना पड़ता था, जिस कारण मुगलों को हिंदू विरोधी भी माना जाता था। हालांकि मुगल शासक अकबर ने अपने शासन काल के दौरान इस कर को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, अकबर ने सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना भी की। अकबर की इसी धर्म निरपेक्षता के कारण अकबर बाकी सभी मुगल शासकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अकबर से उलट कई ऐसे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने जबरन हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। कुछ कट्टर इस्लामी मुगल शासकों ने हिंदुओं के दिमाग में इस्लाम की ऐसी विभत्स तस्वीर छाप दी, जिसे मिटाने की कोशिश मुसलमान आज तक कर रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मुगल हिंदुस्तान नहीं आए होते तो आज जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दीवार सी खिंची हुई है, वो शायद ना होती, क्योंकि मुगलों के आने से पहले भी मुस्लिम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, ये बात सच है कि मुगलों के शासनकाल में टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी, पर यह बात भी सच है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, 15 एकड़ में फैला फतेहपुर सिकरी का महल और प्रेम का दुनिया में सबसे बड़ा प्रतीक विश्व प्रसिद्ध ताजमहल दिया, जिस पर हम आज भी गर्व महसूस करते हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में लूट खसूट नहीं की, बल्कि इन इमारतों में पैसा लगाकर राज्य को पैसा कमाने के नए जरिए दिए, जो आज तक कमाई करके दे रहे हैं। यहाँ ताजमहल सालाना 20 करोड़ रुपए की कमाई करता है, तो वही कुतुब मीनार से 10 करोड़, लाल किला और हुमायूं के मकबरे से 6-6 करोड़ रुपए सरकारी राजस्व में आज भी सालाना जमा होते हैं। अगर मुगल हिंदुस्तान न आते तो हमारे देश में ये मकबरे और इनसे होने वाली कमाई भी ना होती। मुगलों ने हिंदुस्तान का फारसी वास्तुकला से परिचय करवाया, जो उससे पहले एशिया के दूसरे देशों में तो देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नहीं। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान में जंग के पुराने नियमों को भी बदल डाला। तुर्की युद्ध रणनीति और अपनी तोपों के दम पर ही बाबर ने पानी का पहला युद्ध जीता था। जब मुगल शासन में थे तब हिंदुस्तान में बंदूक, तोपें और तलवार जैसे हथियारों का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण करने वाला देश हुआ करता था। यहाँ से ये हथियार दूसरे देशों को भी सप्लाई किए जाते थे। मुगलों ने देसी उत्पादन को खूब बढ़ावा दिया। उस समय सूती कपड़े, मसाले, नील, नमक, ऊनी और रेशमी कपड़े आदि का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में ही हुआ करता था, और हिंदुस्तान ही इन सब चीजों का सबसे बड़ा निर्यातक भी हुआ करता था। उस समय प्रशासन तो मुगलों के हाथ में था, लेकिन व्यापार में हिंदू व्यापारियों का ही दबदबा था। अकबर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिनसे पश्चिम के देशों का भारत से व्यापार बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत इन्हीं व्यापारियों की शक्ल में आई थी, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया और हिंदुस्तान पर राज किया। इस पर यह तो कहा जा सकता है कि अगर मुगल सल्तनत अंग्रेजों को मौका ना देती तो शायद वो भारत पर राज ना कर पाते, लेकिन ऐसा कहना बेमानी लगता है, क्योंकि अगर मुगल सल्तनत ना होती तो हमारा देश छोटे छोटे कई देशों में बटा होता, जिन पर कब्जा करना विदेशों के लिए और आसान होता। अंग्रेजों ने मुगलों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया, और उसके बाद जो थोड़े बहुत लघु उद्योग बचे हुए थे उसे आजादी के बाद हमारे हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया। भारत की जिस प्राचीन धन दौलत की हम बात करते हैं, वो दिल्ली सल्तनत या उसके बाद आए मुगलों ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूटी और विदेश भेजी। सन 1700 में अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 24% थी। जी हाँ, 24%, जो 1952 में अंग्रेजों के जाने के वक्त सिर्फ 3.8% रह गई थी। जिस स्तर पर अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूटा वो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अंग्रेज भारत की कई बहुमूल्य मुगल पेंटिंग्स, हीरे जवाहरात और शिल्प कलाएं लूट कर ले गए, जो आज हमें पश्चिमी म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं। इन लूटी गई चीजों में बेशकीमती कोहिनूर, जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा है, एक उदाहरण मात्र है। क्या होता अगर अंग्रेज ही भारत न आते? इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, जहां मुगलों ने हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, वहीं मुगलों ने हिंदुस्तान की संस्कृति में भी कई बदलाव किए। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों में हिंदू संस्कृति का बोलबाला था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की संस्कृति में विविधता आई। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान के लोगों को मुगलई व्यंजन जैसे बिरयानी, कबाब, कीमा और अखरोट, बादाम, खुमानी जैसे खाने पीने की नई चीजों से पहचान कराई। इन चीजों से हमारे देशवासियों को नए स्वाद मिले
और इन्हें हम आज भी बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, मुगल आए तो बाहर से थे, लेकिन इसी मिट्टी के होकर रह गए। मुगल शासकों और हिंदुस्तानियों के बीच की समरसता ही कारण थी कि 1857 की क्रांति के वक्त विद्रोह कर रहे सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट चुना। दोस्तों, इतिहास की बेहतर समझ के लिए हमें धर्म का चश्मा उतारकर चीजों को समझना होगा। कौन बेहतर था और कौन बुरा, इसका फैसला आप स्वयं करें। फिलहाल आज की वीडियो, अगर मुगल भारत न आते तो क्या होता, में इतना ही। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज द मिस्टिकल लैंड। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।